1, 2, 3, come on. Come on, come on. विद्यार्थी मित्रों नमस्कार, मैं अजीत कुंवर एक्सीलेंट क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 10 के साइंस के छठा चैप्टर जैव प्रक्रम के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट 6 चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। ठीक है, जैव प्रक्रम को इंग्लिश में लाइफ प्रोसेस कहा जाता है। लाइफ प्रोसेस का मतलब कि जीवन जीने के लिए कौन कौन सी प्रक्रियाएं, कौन कौन सी क्रियाएं जरूरी है, उसको जैव प्रक्रम कहा जाता है। इसी के बारे में पूरे चैप्टर में पढ़ना है। सबसे पहले बोर्ड की एग्जाम के लिए हम लोग देखें कि बोर्ड की एग्जाम में कितने मार्क्स का आता है। तो गुजरात बोर्ड के अंदर टोटल ये 6 मार्क्स के प्रश्न इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। एक बार 3 नंबर में प्रश्न ऐसा पूछा गया था कि जैव प्रक्रम अर्थात क्या, इनमें किन किन क्रियाओं का समावेश होता है, इसके बारे में समझाओ। तो सबसे पहले हम लोग जैव प्रक्रम के बारे में पढ़े कि जैव प्रक्रम क्या है। तो जैव प्रक्रम को समझते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए जैव प्रक्रम को समझना होगा तो कोई भी सजीव होगा, वह सजीव अपने शरीर की रक्षा करने के लिए, अपने सजीव की वृद्धि करने के लिए, कोई भी सजीव ऐसा नहीं चाहता कि मैं मर जाऊं। वह अपने शरीर की रक्षा करने के लिए, वृद्धि करने के लिए, बड़ा होने के लिए, गति करने के लिए, कोई भी एक्टिविटी करने के लिए क्या करता है, खुराक ग्रहण करता है। ठीक है, तो कोई भी सजीव किस कार्य के लिए, शरीर के अनुरक्षण के लिए। ठीक है, कोई भी सजीव हो अपने शरीर के अनुरक्षण के लिए कुछ आवश्यक क्रियाएं करता है। ठीक है, क्या करता है, कुछ जरूरी क्रियाएं करता है। कौन कौन सी जरूरी क्रियाएं करता है उसके बारे में भी मैं बता रहा हूँ। कुछ आवश्यक क्रियाएं जैसे कि उस आवश्यक क्रियाओं में सबसे पहला होता है पोषण, इसके बाद श्वसन, श्वसन के बाद होता है वहन, वहन के बाद आता है उत्सर्जन, उत्सर्जन के बाद वृद्धि आता है, नियंत्रण आता है, इत्यादि क्रियाएं करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। अब देखिए इस चैप्टर के अंदर अपने को पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन 4 के बारे में पढ़ना है। वृद्धि, नियंत्रण, संकलन, ये सब अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, 7वें चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ना है, पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये देखें कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। तो जैव प्रक्रम की परिभाषा में हम लोग क्या लिखेंगे, तो एक बार समझ लेते हैं, फिर बाद में आपको परिभाषा में दिखा रहा हूँ कि कोई भी सजीव अपने शरीर की रक्षा करने के लिए कुछ क्रियाएं करता है। कौन कौन सी क्रियाएं करता है, पोषण, श्वसन, वहन, उत्सर्जन, वृद्धि, नियंत्रण इत्यादि। इन सभी क्रियाओं को हम क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। देखिए इसका परिभाषा यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, तो प्रत्येक सजीव अपने जीवन के अनुरक्षण के लिए पोषण, श्वसन, वहन और अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन। ये अपशिष्ट पदार्थ किसको कहते हैं, तो अपशिष्ट पदार्थ करते हैं जैसे कि मल, मूत्र, पसीने, कफ इत्यादि। ये सब विकार हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, अपशिष्ट पदार्थ। उत्सर्जन यानी बाहर करना, जैसी क्रियाएं करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। स्क्रीनशॉट ले करके या फोटो बाद में मैं अपलोड कर दूंगा, इसी में आप लोग ये परिभाषा को लिख लेना कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए, जैव प्रत्येक सजीव अपने जीवन के अनुरक्षण के लिए पोषण, श्वसन, वहन और अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करता है, जिसे जैव प्रक्रम कहते हैं। अब जैव प्रक्रम में किन किन क्रियाओं का समावेश होता है, तो सबसे पहले आया है पोषण। यहाँ पर सबसे पहले किसका आया है, पोषण की परिभाषा हम लोग देखें। देखिए पोषण के बारे में तो इस चैप्टर में अपने को विधिवत पढ़ना है। पोषण किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। पोषण 2 प्रकार के होते हैं, स्वपोषी, परपोषी, दोनों के बारे में पढ़ना है। लेकिन हम लोग सिर्फ यहाँ पर पोषण की परिभाषा देख ले, विस्तार में बाद में आगे अपने देखेंगे। ठीक है, देखिए सभी सजीव को अपने शरीर के अनुरक्षण के लिए, शरीर को बचाने के लिए, शरीर के
अनुरक्षण के लिए क्या जरूरी करता है? वो ऊर्जा प्राप्त करता है। प्रत्येक सजीव अपने शरीर के अनुरक्षण के लिए क्या करता है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है या ऊर्जा प्राप्त करता है। देखिए, सजीव क्या करता है? शरीर को बचाने के लिए क्या करता है? ऊर्जा प्राप्त करता है। अब ये ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या क्या करता है? तो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए सभी सजीव खुराक ग्रहण करते हैं। जैसे विद्यार्थी मित्रों, आपको पता होगा, जब आप खेलने के लिए मैदान में जाते हो, 2 से 3 घंटे खेल लेते हो, आपको थकावट लगती है। थकावट क्यों लगती है? क्योंकि हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी महसूस होने लगती है। तो हम तुरंत क्या करते हैं? वहाँ से घर जाते हैं और खुराक ग्रहण करते हैं। और ऐसा नहीं कि हम थके थके आए, 4 रोटी खा लिए, सब्जी खा लिए, दूध पी लिए तो अपना थकान खत्म हो जाएगा। जब उसका पाचन होगा 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे बाद पाचन होगा, फिर अपने को थकावट कम होती है, यानी ऊर्जा प्राप्त हो जाता है, फिर थकावट कम हो जाती है। तो देखिए, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए सजीव क्या करता है? खुराक ग्रहण करता है। और सिर्फ खुराक ग्रहण करने से ही उसका काम नहीं चलने वाला है। खुराक ग्रहण करने के बाद क्या करना होगा? उस खुराक का पाचन करना होगा। पचा हुआ खुराक को अवशोषित करना पड़ेगा, यानी पचे हुए खुराक से जो भी न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन यानी पोषक तत्व, उसको अवशोषित करके शरीर को पहुंचाना पड़ेगा। जब ये अवशोषित हो जाएगा, उसके बाद उसको ऊर्जा प्राप्त होती है। और इस पूरी पद्धति को पोषण कहते हैं। पूरी प्रक्रिया आपको समझ में आ गई होगी। देखिए फिर से, प्रत्येक सजीव अपने शरीर के अनुरक्षण के लिए या शरीर की संरक्षण के लिए, रक्षा करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा के लिए सजीव खुराक ग्रहण करता है, पाचन करता है और पचे हुए खुराक का अवशोषित करके ऊर्जा प्राप्त करने की पद्धति को पोषण कहते हैं। पोषण की परिभाषा भी मैं आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखा दूँ कि प्रत्येक सजीव को अपने शरीर के अनुरक्षण के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस ऊर्जा के लिए भोजन ग्रहण करना, पाचन करना और पचे भोजन का अवशोषण करके ऊर्जा को उपयोग करने की पद्धति को पोषण कहते हैं। और ये पोषण की परिभाषा IMP है, इसको आप जरूर याद रखना। अब दूसरा, पोषण के बाद यहाँ पर कौन सी क्रिया थी? श्वसन। तो यहाँ पर हम लोग दूसरा देखें श्वसन के बारे में कि श्वसन किसे कहते हैं। अब ये बताओ, जब हम खुराक ग्रहण करते हैं, तो अभी मैं कुछ देर पहले बताया कि सिर्फ खुराक ग्रहण करने से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, उस खुराक का पाचन होना चाहिए। खुराक के पाचन को विज्ञान की भाषा में हम विघटन कहते हैं। तो खुराक के विघटन के लिए, किसी भी पदार्थ का विघटन तब होता है जब वहाँ पर ऑक्सीजन मिले, ठीक है। तो खुराक के विघटन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो खुराक के विघटन के लिए शरीर के बाहर से, देखिए, खुराक के विघटन के लिए शरीर के बाहर से ऑक्सीजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को, खुराक के विघटन के लिए यानी खुराक को पचाने के लिए हम क्या करते हैं? शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, यानी नाक के द्वारा ऑक्सीजन को हम ग्रहण करते हैं श्वसन के द्वारा, ठीक है। तो शरीर के बाहर से ऑक्सीजन क्या करने की, ग्रहण करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। फिर से ध्यान से समझ लीजिए, खुराक के विघटन के लिए शरीर के बाहर से ऑक्सीजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। अब तीसरा क्या आएगा? वहन। कि वहन किसे कहते हैं? इसकी भी परिभाषा नोट्स में दिया हुआ है, आपको बाद में फोटो क्लिक करके मैं लगा दूंगा, आप देख लेना, ठीक है। वहन किसे कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, खुराक का जब पाचन होता है तो उस खुराक से अपने को क्या मिलता है? पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। तो खुराक से प्राप्त पोषक तत्वों को, ठीक है, ऑक्सीजन, देखिए, खुराक से प्राप्त पोषक तत्वों को ऑक्सीजन के साथ अब एक एक कोशिका तक पहुंचाना पड़ता है। ध्यान से समझिए, खुराक का पाचन कहाँ हो रहा है? पेट के अंदर हो रहा है। तो पोषक तत्व अपने को कहाँ प्राप्त हुए? पेट के अंदर प्राप्त हुए। आगे इसी चैप्टर में हम लोग विधिवत पढ़ेंगे। तो खुराक से प्राप्त पोषक तत्वों को ऑक्सीजन के साथ मिल करके और शरीर के एक एक कोशिका तक, जिसको हम क्या बोल सकते हैं कि प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने की क्रिया को
वहन कहते हैं। देखिए, खुराक में से जो भी पोषक तत्व प्राप्त होते हैं उनको, जैसे मान के चलिए कि पेट में से खुराक में से पोषक तत्व प्राप्त हुआ और उस पोषक तत्व को पाँव के एक एक उंगली तक, एक एक कोशिका तक, सिर तक, बाल तक, नाखून तक, हाथ तक, पेट, पीठ, सभी कोशिकाओं तक पहुंचाने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? वहन करते हैं। और वहन को परिवहन के नाम से भी जाना जाता है, संवहन के नाम से भी जाना जाता है। अब इसमें चौथा क्या आएगा? चौथा आ जाएगा उत्सर्जन। उत्सर्जन किसे कहते हैं? ठीक है, तो पाचन क्रिया के समय शरीर के अंदर पाचन क्रिया के समय उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट पदार्थ को, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया को, शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, पाचन क्रिया के समय उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ यानी इसको क्या हम समझ सकते हैं? सिंपल भाषा में कचरा समझ लें। तो उस अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाता है, उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। और जो बोर्ड की एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था उसका आंसर अपने को इतना ही लिखना था। फिर से एक बार प्रश्न समझ ले कि जैव प्रक्रम अर्थात क्या, इसमें किन किन क्रियाओं का समावेश होता है। अब ये प्रश्न यहाँ पर टाइप किया हुआ है, नोट्स पढ़ा हुआ है, अब इसको अच्छी तरह से समझ लें। प्रत्येक सजीव अपने जीवन के संरक्षण के लिए पोषण, श्वसन, वहन और अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन जैसी क्रियाएं करता है, जिसे जैव प्रक्रम कहते हैं। अब इनमें किन किन क्रियाओं का समावेश होता है? तो सबसे पहले समावेश होता है पोषण का। तो प्रत्येक सजीव अपने शरीर के संरक्षण के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, सभी सजीवों को। ठीक है, इस ऊर्जा के लिए भोजन ग्रहण करना, पाचन करना, पचे भोजन का अवशोषण करके ऊर्जा को उपयोग करने की पद्धति को पोषण कहते हैं। अब इसके बाद दूसरे नंबर पर क्या है? श्वसन। तो अभी मैं समझाया था कि खुराक के विघटन के लिए शरीर के बाहर से ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्रिया को श्वसन कहते हैं। तीसरा क्या है? वहन। तो खुराक में से प्राप्त पोषक तत्व, ऑक्सीजन और अन्य पदार्थों को प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? वहन कहते हैं। अब अगला आ गया उत्सर्जन। शरीर में पाचन क्रिया के समय उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। ये प्रश्न पूरा हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखें, बहुकोशिकीय सजीव और विसरण की क्रिया। बहुकोशिकीय सजीव में विसरण की क्रिया पर्याप्त नहीं होती, एक कोशिकीय सजीवों में विसरण की प्रक्रिया पर्याप्त हो जाती है। क्यों? अब देखिए, प्रश्न ऐसा पूछा जाता है कि बहुकोशिकीय सजीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने के लिए विसरण की क्रिया अपर्याप्त है। अपर्याप्त का मतलब कि पूरी नहीं कर पाती। क्यों? ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपके सामने एक कोशिकीय सजीव है, इसका नाम है अमीबा। ठीक है, इसका पूरा शरीर एक ही कोशिका से बना हुआ है, इसमें कोई दूसरी कोशिका नहीं होती है, पूरा शरीर एक ही कोशिका से बना हुआ है। तो इसको ऑक्सीजन की ज़रूरत पूरा करने के लिए यहाँ वातावरण से सीधे ऑक्सीजन जाता है और इस सतह से टकराता है और यहीं से चारों तरफ, अब एक ही कोशिका है, चारों तरफ फैल जाता है। तो विसरण की क्रिया से इसको ऑक्सीजन मिल जाती है, क्योंकि अब अंदर दूसरी कोशिका नहीं है। परंतु जब बहुकोशिकीय सजीव हो, जैसे मनुष्य, बहुकोशिकीय सजीवों की संरचना बहुत ही जटिल होती है। और जब वातावरण से ऑक्सीजन, जैसे मान लीजिए यहाँ पर वातावरण से ऑक्सीजन आ रहा है, हाथ के पास आ रहा है, तो हाथ के अंदर ही अभी देखिए यहाँ पर ऊपर त्वचा है, ये अलग कोशिका से बना हुआ है। त्वचा के नीचे मांसपेशियाँ है, अलग कोशिका से बना हुआ है। उसके नीचे हड्डी है, अस्थि है, वो अलग कोशिका से बना हुआ है। तो इसलिए विसरण की प्रक्रिया ऑक्सीजन पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होती। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फेफड़े हैं, फेफड़े शरीर के बहुत अंदर होते हैं, तो विसरण की प्रक्रिया से धीरे धीरे ऑक्सीजन फेफड़े तक नहीं पहुँच पाएंगे, जबकि प्रत्येक कोशिका को ऑक्सीजन की जरूरत होती है। इसलिए बहुकोशिकीय सजीवों में श्वसन करने के लिए अलग से श्वसन तंत्र की जरूरत होती है। ठीक है,
फिर से ध्यान से समझिए, यहाँ पर एक ही कोशिका से इसका पूरा शरीर बना हुआ है, तो यहाँ से ऑक्सीजन वातावरण से जाएगा और पूरे शरीर में फैल जाएगा। अब यहाँ मान के चलिए कि वातावरण के संपर्क में क्या रहता है, त्वचा रहता है। त्वचा के पास अगर ऑक्सीजन पहुँचता है तो मांसपेशियों को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि त्वचा अलग कोशिका से बना होता है, मांसपेशियाँ अलग कोशिका से बनी होती है, हड्डियाँ अलग कोशिका से बनी होती है। इसलिए विसरण की क्रिया के द्वारा सभी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाता। अब सजीव या निर्जीव निर्धारण करने के लिए किन किन मानदंडों का उपयोग किया जाता है, कौन कौन से मानदंड देखे जाते हैं कि कोई भी वस्तु सजीव है या निर्जीव। तो सजीव या निर्जीव को देखने के लिए सबसे पहले देखा जाता है वृद्धि को, कि कोई भी वस्तु अगर वृद्धि कर रही है, प्रजनन कर रही है, प्रजनन का मतलब कि अपने जैसे संतान उत्पन्न करना, श्वसन कर रही है, ठीक है, गति कर रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे? सजीव है। वृद्धि नहीं हो रहा है, प्रजनन नहीं हो रहा है, श्वसन नहीं हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे? कि निर्जीव है। ठीक है। इसके बाद एक दूसरा मानदंड और आता है। दूसरा मानदंड ये आता है कि सजीवों के अंदर, विकल्प के लिए इसको हमेशा याद रखना, सजीवों के अंदर आणविक गतियाँ लगातार होती रहती है, यानी छोटे छोटे अणु आणविक गतियाँ लगातार होती है। उदाहरण के रूप में ब्लड का सर्कुलेशन, ब्लड के छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं पूरे शरीर में लगातार गति करते रहते हैं। फिर एक और टॉपिक है कि हम शरीर के बाहर से कौन कौन सी कच्ची सामग्री का, रॉ मटेरियल का उपयोग करते हैं। कोई भी सजीव कौन कौन सी कच्ची सामग्री का उपयोग करता है, तो सबसे पहला तो ये आएगा कि कोई भी सजीव होगा वह वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करता है। दूसरा, पृथ्वी से जल ग्रहण करेगा, ठीक है, और जल के साथ साथ, उसी के साथ साथ वह खनिज भी ग्रहण करता है। इसके बाद तीसरा, सभी सजीव सूर्य के प्रकाश का उपयोग करते हैं। ध्यान रखना, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सब उपयोगी होगा, ठीक है। कोई भी सजीव कौन कौन सी कच्ची सामग्री का उपयोग करता है, तो वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करता है, इसके बाद पृथ्वी से जल और खनिज लवण ग्रहण करता है, और तीसरा सूर्य से प्रकाश ग्रहण करता है। अगर अपने को भोजन दे दिया जाए तो उस भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना हो तो इनके बीच में कौन कौन सी क्रियाएं होती है, ठीक है। भोजन से अगर ऊर्जा प्राप्त करना हो तो भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने तक कौन कौन सी क्रिया होती है, तो सबसे पहले कौन सी क्रिया होगी? पोषण की प्रक्रिया होगी, ठीक है, यानी पाचन होगा, अवशोषण होगा, ठीक है। दूसरा, श्वसन होगा, क्योंकि खुराक का विघटन या पाचन तभी होगा जब श्वसन होगा, ऑक्सीजन मिलेगा। फिर तीसरा, वहन होगा, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह पोषक तत्व वहन के द्वारा ही पहुंचाए जाएंगे। और चौथा, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनका क्या होता है? उत्सर्जन होता है। तो ये चारों क्रियाएं भोजन के साथ संकलित होती है, यानी जुड़ी हुई होती है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि भोजन क्या है, भोजन किसे कहते हैं, ठीक है। तो कोई भी सजीव, देखिए यहाँ पर कोई भी सजीव हो, वो अपने शरीर की वृद्धि के लिए, इसके बाद प्रोटीन का संश्लेषण करने के लिए, सजीव की वृद्धि करने के लिए या प्रोटीन का संश्लेषण करने के लिए जो वस्तु को ग्रहण करता है या जिस पदार्थ को करने के लिए जिस पदार्थ को ग्रहण करता है उसे भोजन कहते हैं, ठीक है। देखिए फिर से, भोजन किसे कहते हैं? तो कोई भी सजीव वृद्धि अथवा प्रोटीन का संश्लेषण करने के लिए जिस पदार्थ को ग्रहण करता है, यानी वृद्धि करने के लिए या पोषण प्राप्त करने के लिए जिस पदार्थ को ग्रहण करता है उसे हम क्या कहते हैं? भोजन कहते हैं।
अब उसी में पाचन से संबंधित एक और शब्द आएगा एंजाइम्स, कि एंजाइम्स क्या है। एंजाइम्स, इसको दूसरे शब्दों में उत्सेचक कहा जाता है। एंजाइम्स इंग्लिश का शब्द है, ठीक है। अब देखिए, जब हम खुराक ग्रहण करते हैं तो हम लोगों के मुंह में ही लार आता है और लार आकर के भोजन के साथ मिल जाता है। जब पाचन तंत्र पढ़ेंगे तो कौन कौन से एंजाइम्स आते हैं हम विधिवत पढ़ेंगे। जैसे लार है तो लार भी क्या एक तरह का एंजाइम्स है। उसको हिंदी में जैव उत्प्रेरक पदार्थ कह सकते हैं। क्या कहेंगे? जैव उत्प्रेरक पदार्थ। इसको हम क्या कहेंगे? जैव उत्प्रेरक पदार्थ। तो उसको हम क्या कहते हैं? एंजाइम्स। अब देखिए, कोई भी सजीव अपने भोजन के पाचन के लिए, कोई भी सजीव हो वह अपने भोजन के पाचन के लिए क्या करता है? जिस जैव पदार्थ का उपयोग करता है, जिस जैव पदार्थ का उपयोग करता है उसे एंजाइम्स कहते हैं। ये एंजाइम्स की परिभाषा है कि प्रत्येक सजीव भोजन के पाचन के लिए जिस जैव पदार्थ का उपयोग करता है उसे एंजाइम्स कहते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।